नमस्कार विद्यार्थियों, हम रीड क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इस रीड क्रैश कोर्स के अंतर्गत हमने कल पर्यावरण अध्ययन का 2017 का एक पिछले साल का पेपर है उसको कल डिस्कस किया था। पिछले वीडियो में हमने उसको डिस्कस किया और उसके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, उनको सबको सविस्तार समझा था। आज हम अपना नया एक और भाषा प्रथम हिंदी का पेपर शुरू करने जा रहे हैं। ये भी 2017 का पेपर है। हम इस पेपर को अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसे समझेंगे। ये हिंदी रीड का पेपर है, तो जो बच्चे अभी रीड दे रहे हैं उनके लिए ये हिंदी का प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर है। हम इसे अच्छे से फुल एक्सप्लेन करके मैं आपको इसको समझाऊंगी, तो आप इसको देखिए। भाषा प्रथम हिंदी रीड लेवल 2017। देखो, हमारा पहला प्रश्न है, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया है। देखो, लिखना सिखाने से पूर्व आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, जो पेन पकड़ना सीखते हैं, पेन पेंसिल पे अपनी पकड़ बनाते हैं, तो वो कुछ उल्टी सीधी लाइनें खींचते हैं सीधे, उनको वर्ण का ज्ञान नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, तरह तरह के चित्र बनाते हैं, अपनी मर्जी से अपने मनों के भावों को उनमें व्यक्त करते हैं, लाइनें खींचते हैं। तो वो क्या है, वो जब चित्र बनाना सीखते हैं, उन्हीं चित्रों के माध्यम से ही फिर वो अक्षर बनाना सीखते हैं। हमारे जितने भी अक्षर हैं, आ से लेकर चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, ये सब भी एक चित्र ही हैं। तो ये शब्द अक्षर भी एक चित्र ही हैं। ये शब्द महात्मा गांधी ने कहे थे और महात्मा गांधी ने इस मत का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है हमारा, हर्बर्ट उपागम के पद। देखो, हर्बर्ट थे जो एक शिक्षाविद थे, J.F. हर्बर्ट एक जर्मन शिक्षाविद थे। उन्होंने अपने पदों में शिक्षा नीति के तहत उसने अपने पदों में उन्होंने पंचपदीय अपनी एक योजना बनाई थी। उस योजना के तहत उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का प्रतिपादन किया था। उस बाल केंद्रित शिक्षा में उन्होंने 4 पदों का पहले प्रतिपादन किया, जिनमें पहला नंबर 1 था स्पष्टता, दूसरा था संबद्धता, तीसरा था व्यवस्था और चौथा था विधि। तो हर्बर्ट उपागम के शुरू में जो J.F. हर्बर्ट थे, जो एक जर्मन शिक्षाविद थे, इन्होंने शुरुआत में जब बाल केंद्रित शिक्षा का प्रतिपादन किया तो इन्होंने 4 ही पद बनाए थे। वो थे स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। लेकिन इनका एक शिष्य था जिलर। उस जिलर ने स्पष्टता को 2 भागों में बांट दिया और एक अन्य शिष्य था राइन, उसने उसमें एक उपकथन और जोड़ दिया। और बाद में जब धीरे धीरे हर्बर्ट के और अनुयायी बनते गए तो उन्होंने इन सब के अंदर परिवर्तन कर दिया और इसे इन 3 पदों को 5 पदों में चेंज कर दिया। तो हर्बर्ट उपागम के ये जो 5 पद है, ये इनके अनुयायियों की देन है, जिन्हें हम हर्बर्ट पंचपदी के नाम से जानते हैं। और ये मेन 5 पद है हर्बर्ट उपागम के। ये जो मेन 5 पद है, नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 उद्देश्य और कथन, नंबर 3 प्रस्तुतिकरण, नंबर 4 तुलना व सहयोग, नंबर 3 तुलना व सहयोग, नंबर 4 सामान्यीकरण और नंबर 5 प्रयोग। तो हर्बर्ट उपागम के कुल 5 पद हैं। इसको एक बार दोबारा सुन लीजिए। इन 5 पदों को जब हम योजना बनाते हैं तो योजना बनाते वक्त हम इन 5 पदों को पहले काम में लिया करते थे। तो उसमें सबसे पहला पद आता है प्रस्तावना का, दूसरा पद है उद्देश्य कथन का। ये जो पहला पद प्रस्तावना और उद्देश्य कथन, ये पहले पद के अ और ब भाग है। और इसका दूसरा पद होगा प्रस्तुतिकरण, तीसरा पद होगा तुलना व सहयोग, चौथा पद होगा सामान्यीकरण एवं 5वां पद होगा प्रयोग। अब अगला, तो आपको समझ में आ गया कि हर्बर्ट उपागम के 5 पद हैं। पहले वाले में प्रस्तावना और उद्देश्य कथन 2 भाग हैं, अ और ब। अगला प्रश्न है, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है। देखो, शिक्षण में जो इकाई का संप्रत्यय है वो मॉरिसन की देन है। जिस तरह हर्बर्ट ने क्या बनाया था, जिस प्रकार हर्बर्ट ने उपागम के 5 पद बनाए थे, उसी प्रकार मॉरिसन ने भी शिक्षण में क्या किया था, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किया था कि इकाई योजना किस प्रकार बनाई जाती है। तो मैं आपको इस इकाई योजना के बारे में बताऊंगी। इकाई योजना बनाने के लिए
उन्होंने मॉरिसन ने इकाई को समानता के आधार पर बनाया। इकाई योजना को किसके आधार पर बनाया? समानता के आधार पर निर्मित की। और ये जो समानताएं मॉरिसन ने बनाई, ये गण और प्रकृति, विशेषताएं, नियम, सिद्धांत, रुचि या कोई भी तर्क जो इसमें संकलित हो, उनके आधार पर मॉरिसन ने इकाई योजना बनाई। तो इकाई योजना में क्या होता है? इस विधि में क्या होता है? विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सकता है, पूर्व ज्ञान की खोज कर सकता है। और इसके अलावा जब हम इकाई योजना बनाते हैं तो इकाई योजना में हम जो अपना प्रथम पद लिखते हैं पूर्व ज्ञान की खोज, यानी बालक ने क्या सीख रखा है। और सेकंड में हम बनाते हैं प्रस्तुतिकरण। थर्ड नंबर है मॉरिसन का आत्मीकरण। फोर्थ नंबर है संगठन। और फिफ्थ नंबर है वाचन। तो शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय मॉरिसन की देन है और मॉरिसन ने इकाई समानता के आधार पर निर्मित की है। और ये जो समानताएं हैं वो गण, प्रकृति, विशेषताएं, नियम, सिद्धांत, रुचि या कोई भी तर्क, ये सब इनमें से कुछ भी हो सकता है। इस विधि में जो विद्यार्थी होता है अपनी रुचि के अनुरूप अध्ययन कर सकता है। मॉरिसन ने भी इकाई शिक्षण के 5 पद बताए थे। नंबर 1 पूर्व ज्ञान की खोज, नंबर 2 प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 आत्मीकरण, नंबर 4 संगठन और नंबर 5 वाचन। अब अगला प्रश्न है हमारा, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है, आपको सबको दिख रहा है। जहाँ लिखना आ गया है, जहाँ लिखित आ गया, वहाँ उसका तात्पर्य लिखने से रहेगा, लिखना। तो भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप, भाषाई कौशल से मतलब जो हम भाषा पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भाषा पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं, तो अभी हम जिसका लिखित रूप क्या है? लिखना है। लिखेंगे तो वो उसका लिखित रूप हो जाएगा। उसी भाषा को उसी की लिपि में लिखना, इंग्लिश को इंग्लिश की लिपि में लिखना, हिंदी को देवनागरी में लिखना या संस्कृत को संस्कृत की लिपि में लिखना। तो भाषाई कौशल का लिखित रूप लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध का उच्चारण स्थान है। इसको आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे कि ध का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखो, हमारे मुख के अंदर जो शब्द हम बोलते हैं, कुछ व्यंजन, सारे व्यंजन और सारे स्वर जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें हम कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दांतव्य और औष्टव्य, इनमें हमने उनको विभाजित कर रखा है। तो सबसे पहले हम ढ का उच्चारण स्थान, आपको आंसर दिख रहा है मूर्धन्य है, लेकिन मूर्धन्य ढ का कैसे है? हम इसको, अगर मान लो हमको वहां करके एग्जाम में हम बैठे हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मूर्धन्य कौन सा लगाएं, कंठव्य लगाएं, तालव्य लगाएं, क्या लगाएं, तो हम क्या करेंगे, हम सारे जितने भी स्वर का खा गाना, चाचा जजाना, टाठा डाडाना, ताथा दादाना, पाफा बाबामा, या रा ला व से हा छत्रज्ञ, इनको बोल के देखेंगे थोड़ा आराम से। तो देखो, जो कंठव्य वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं का, खा, गा, घा, ये कंठ से इनकी आवाज निकलती है। दूसरे होते हैं जो तालु से जिनकी आवाज निकलती है, च, छ, ज, झ। हमारी जीभ का अग्रभाग जो तालु के अगले भाग को छूता है, उनमें च, छ, ज, झ ये शब्द आते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। और मूर्धन्य वो होते हैं जो जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग के द्वारा और तालु के बीच वाले भाग में, जब उसका तालु के बीच वाला जो ऊपर का कठोर भाग होता है, उसको जब जीभ जाकर के टच करती है, आप बोल के देखो, टा, ठा, डा, ढा, ये जो जितने भी वर्ण है, टा, ठा, डा, ढा, ये सारे क्या है? मूर्धन्य है। यानी कि जीभ का अग्रभाग तालु के बीच वाले कठोर भाग को जब जाकर के छूता है तो टा, ठा, डा, ढा वाले शब्द का उच्चारण निकलता है। और दंतव्य कौन कौन से शब्द होते हैं? दंतव्य होते हैं जो जिनमें हमारी जीभ की नोक ऊपर वाले आगे वाले दांतों को जब टच करती है या छूती है जाकर के, ता, था, दा, धा, तो ये वाले शब्द दंतव्य कहलाते हैं। इसके अलावा एक और आता है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य शब्दों के लिए ओष्ठ्य वाले जो वर्ण होते हैं वो होते हैं पा, फा, बा, भा, माँ, जो केवल दो लिप्स आपस में जुड़ करके, ओष्ठ आपस में जुड़कर पा, फा, एक हल्की सी ध्वनि निकाल करके और हवा जब निकलती है मुंह में से, तो ये सारे ओष्ठ्य शब्द कहलाते हैं। तो ढ का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, यानी कि जो हमारी जीभ का अग्रभाग कठोर, जो हमारे तालु के कठोर बीच वाले भाग को जाकर छूता है, वहां ढ का उच्चारण स्थान होता है। ये एक प्रश्न है, इसमें पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष क्या है? देखो, इसमें तो
उत्तर में जिल्द लगा रखा है, लेकिन पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष जिल्द ना होकर के प्राकथन होता है। देखो, जिस चीज को हम अध्ययन करेंगे, पुस्तक का आकार प्रकार को हम अध्ययन नहीं करते हैं कि पुस्तक का साइज कितना बड़ा है, पुस्तक किस आकार की है। हालांकि पुस्तक का आकार एक हमारे पढ़ने के हिसाब से बहुत सही होना चाहिए, उसका मुख पृष्ठ आकर्षक होना चाहिए, जिल्द उसकी अच्छी होनी चाहिए ताकि पुस्तक पूरी खुल सके। कई बार क्या होता है, जिल्द ऐसे लगी हुई होती है, आधी पुस्तक खुलती है, ज़्यादा जोर से खोलो तो जिल्द खुल जाती है। तो पुस्तक का जो अध्ययनात्मक पक्ष होता है वो प्राकथन होता है कि उसके अंदर क्या क्या कथन लिखे गए हैं, क्या क्या कथन कहा गया है, क्या लिखा गया है पुस्तक के अंदर, वो कितना रोचक है। तो पाठ्य पुस्तक का जो अध्ययनात्मक पक्ष होता है वो प्राकथन होता है। वैचारिक सामग्री है, जिस सामग्री के ऊपर, जिस पाठ्य पुस्तक सामग्री के ऊपर हम विचार करते हैं वो सामग्री क्या है। वो सामग्री, देखो, जो संरचना बनाई गई है वैचारिक सामग्री की, जो पाठ्य पुस्तक की जो संरचना बनाई गई है वो वैचारिक सामग्री नहीं होती है। ना ही शब्दावली वैचारिक सामग्री होती। केवल शब्दों को देने से और शब्दों के अर्थ निकालने से वैचारिक सामग्री नहीं बनती है। केवल व्याकरण का ज्ञान भी वैचारिक सामग्री नहीं है। हाँ, मूल विषय वस्तु जो हमको पढ़ने के लिए दिया गया है कि हमारा मूल क्या है और विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो वैचारिक सामग्री होती है। तो वैचारिक सामग्री है यहाँ मूल विषय वस्तु। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य साधन है, जो देख भी सकते हैं और जिसको सुन भी सकते हैं। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वो है चलचित्र। चलचित्र का मतलब जो आप अभी टेलीविजन पे देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, यानी कि जिसमें अभिनय करते हुए हमको दिखाई देते हैं लोग, जो नायक नायिका अभिनय कर रहे हैं, जो बोल भी रहे हैं और हमें दिखाई भी दे रहे हैं, यानी कि जिनको हम सुन भी सकते हैं, जिन्हें हम उनका बोलना हम सुन सकते हैं और जो हमें दिखाई भी दे रहे हैं, वो होते हैं चलचित्र। चित्र को हम केवल देख सकते हैं। चित्र विस्तारक यानी चित्र को बड़ा करके देखना, उसमें हम सुन नहीं सकते। रेखा चित्र हम केवल खींच करके उसको देख सकते हैं। तो सुनने और देखने का जो साधन होता है वो चलचित्र होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से। हम जब रंगमंच पर कोई नाटक होता हुआ देखते हैं तो मुंह से हम उसको नहीं देखते। मुंह का क्या अर्थ है यहाँ, मुंह का अर्थ और चेहरे का अर्थ। देखो, चेहरे पर कान, नाक, आंख, मुंह सब होते हैं, तो खाली मुंह तो खाने के काम में आ रहा है ना। तो मुंह से तो हम नाटक को नहीं देख सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं, केवल देख नहीं सकते हैं। आंख से हम केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। लेकिन कान व आंख, जब नाटक को हम किसी रंगमंच पर देख रहे हैं तो हमारी दो ज्ञानेंद्रियां काम करती है, कान भी और आंख भी। कानों से हम सुनते हैं, उसका रसास्वादन लेते हैं, और आंख से हम उसको देखते हैं, यानी कि ये हमारी दृश्येंद्रियां होती हैं। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है, ये कौन कौन से होते हैं। देखो, जब हम सत्र समाप्त हो जाता है तो हम बच्चों के एनुअल एग्जाम लेते हैं ना, एनुअल एग्जाम। तो सत्र की समाप्ति पर जो मूल्यांकन होता है वो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। ये होता है जो पूरा सत्र समाप्त हो गया है और सत्र में जितना भी पढ़ाया गया था उन सबका एक साथ मूल्यांकन करना कि बच्चे ने पूरे साल में क्या सीखा। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले आएंगे नियोजनात्मक मूल्यांकन पर। नियोजनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। नियोजनात्मक मूल्यांकन जब सत्र शुरू होता है, सत्र के मध्य में, सत्र के बीच में, पढ़ाते वक्त अध्यापक अपनी एक योजना बनाता है और उस योजना के तहत वो ये देखता है कि मैंने जितना भी पाठ को अध्ययन कराया है, जितना भी बच्चों को सिखाया है, उसका एक योजना बना करके उन बच्चों से उसमें से कुछ उनका मूल्यांकन करता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी निर्माण करता है, कोई चित्र का निर्माण करता है, चित्र के द्वारा या कोई मॉडल के द्वारा वो बच्चों का मूल्यांकन करता है। निदानात्मक मूल्यांकन, देखो निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने की चीज है। मूल्यांकन आपको पता है, मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसके द्वारा शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई गई शिक्षा को, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करता है। किसके द्वारा करता है, अपनी शिक्षण विधियां जो उन्होंने पढ़ाई है उनके द्वारा वो कई तरीके से उनका मूल्यांकन करता है, नियोजन के द्वारा, निर्माणात्मक के द्वारा, निदानात्मक के द्वारा और संकलनात्मक के द्वारा। तो निदानात्मक मूल्यांकन में क्या करते हैं, वे विद्यार्थी जो शिक्षक के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुरूप तक नहीं पहुंच पाते, यानी शिक्षक ने ये लक्ष्य निर्धारित कर दिए कि आज मैं बच्चों को इतना पढ़ाऊंगा, तो कुछ बच्चे तो उनकी कैचिंग पावर अच्छा होता है तो वो अच्छी तरह सीख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आशानुरूप उनकी प्रगति नहीं हो पाती है। इस कारण उन कारणों को जांचने के लिए कि
भाई 20 में से 15 बालकों ने अच्छे से पढ़ा, लेकिन 5 बालक जो शिक्षक ने पढ़ाया वहां तक नहीं पहुंचे, तो उनमें क्या कारण रह गया, क्या कमी रह गई, उन कारणों को जांचने के लिए शिक्षक निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करके उपचारात्मक पद्धति को अपनाता है। तो ये होता है निदानात्मक मूल्यांकन। और चौथा होता है संकलनात्मक मूल्यांकन, जो सत्र की समाप्ति पर किया जाता है, जो पूरे साल में बच्चों ने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, पूरे साल में क्या अधिगम किया है उन्होंने, उन सबका जो मूल्यांकन होता है, जो हमारे यहाँ शिक्षा नीति में भी है संकलनात्मक मूल्यांकन। तो ये सत्र की समाप्ति पर जो मूल्यांकन किया जाता है वो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं। ब्लूप्रिंट आप सबको पता है, ब्लूप्रिंट जब अपन तैयार करते हैं तो ब्लूप्रिंट में अपन पाठ्य वस्तु के प्रकरण डालते हैं, इसके अलावा शिक्षण के लक्ष्य डालते हैं, प्रश्नों के प्रकार डालते हैं कि अवबोध के कितने प्रश्न आएंगे, ज्ञान के कितने प्रश्न आएंगे, या समझदारी के कितने प्रश्न आएंगे, या बच्चे जो अपने आप लिखने वाले प्रश्न हैं वो कितने मार्क्स के आएंगे, और पाठ्य वस्तु का ये प्रकरण कितने मार्क्स का होगा, और शिक्षण का लक्ष्य क्या होगा। ये सब चीज़ें ब्लूप्रिंट ढांचे में होती है। लेकिन शिक्षक के द्वारा निर्मित जो सहायक सामग्री होती है वो ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में काम नहीं आती है। शिक्षक जितनी भी सहायक सामग्री तैयार करता है वो केवल अपने कक्ष में पढ़ाने के काम में ही उनको लेता है, वो ब्लूप्रिंट ढांचे में काम नहीं आती है। ब्लूप्रिंट ढांचे में केवल शिक्षण के लक्ष्य काम आते हैं, पाठ्य वस्तु के प्रकरण काम आते हैं, और प्रश्नों के प्रकार, ज्ञान के प्रश्न, ज्ञानोपयोग के प्रश्न, अवबोध के प्रश्न और अंडरस्टैंडिंग के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के प्रकार ब्लूप्रिंट ढांचे में काम में आते हैं। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण है। देखो उपचारात्मक शिक्षण क्या है? सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, बालकों को वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो देखो हम यहाँ उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसको इस तरीके से समझेंगे, क्लास में जैसे टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये क्या होता है, जब पढ़ाते हुए कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ें नहीं सीख पाते, और उनको जब सबको एक साथ फिर दोबारा पुनः पढ़ाया जाता है तब भी वो नहीं सीख पाते। तो इसके लिए उपचारात्मक शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण पद्धति अपनाई जाती है। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति के अंतर्गत यह एक व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति होती है। इसमें बालक की अधिगम कठिनाई, देखो हर बालकों की अपनी अधिगम अलग अलग कठिनाई होती है सीखने की, तो उन कठिनाइयों को अभिप्रेरणा के द्वारा और पुनर्बलन के साथ साथ उनको दूर किया जाता है, और कभी कभी पुनर्शिक्षण भी करवाया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, ये व्यक्तिगत शिक्षण होता है। इसमें जब बालक को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है क्लास में, तो व्यक्तिगत रूप से शिक्षक के द्वारा अभिप्रेरणा के द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा उसको शाबाशी देते हुए, उसको समझाते हुए, हाँ बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इस तरह करते हुए, साथ ही पुनर्शिक्षण करवाते हुए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को, अध्यापन यानी पढ़ाई गई जो संबंधी कठिनाइयां हैं उनको दूर करते हुए जो शिक्षण किया जाता है, शिक्षण कार्य किया जाता है, वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, अब देखो अगला हमारा है गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 13 से 17 तक के उत्तर हमको देने। अब ये गद्यांश मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। आज हमारे सामने यह अहम सवाल है, यह है कि धर्म बड़ा है या राष्ट्र। उत्तर में यह निर्विवाद तय होना चाहिए कि राष्ट्र बड़ा है, लेकिन साथ ही क्या आसपास यह भी देखना है कि राष्ट्र की मौलिक अवधारणाएं क्या हैं। क्या मिट्टी, पानी, नदी, पहाड़, राजा, प्रजा से ही राष्ट्र की मूर्ति बनती है? नहीं, राष्ट्र की संपूर्ण छवि और पूरा व्यक्तित्व हजारों वर्षों की मानवीय चेतना, जीवन की शाश्वत मूल्यों और अपनी धरती आकाश में अखंड विश्वास से बनता है। आदमी की वैज्ञानिक और मौलिक बुलंदियों के साथ उसके सफर में और कुछ भी मुलायम सरीखा साथ रहा है, तो उसको कतरा कतरा लेकर भी एक बनने की सी होशियारी सिखाता रहा है। लम्हा लम्हा के बीच समय के अरसों को वो बटोरता रहा है। तो इसमें देखो, इस जो गद्यांश है, इस गद्यांश में साफ साफ बताया गया है कि धर्म से बड़ा राष्ट्र है, और राष्ट्र नदी पहाड़, पानी, नदी पहाड़ और राजा प्रजा से राष्ट्र निर्मित नहीं होता है। राष्ट्र निर्मित किससे होता है? राष्ट्र निर्मित होता है मानवीय चेतना से और जीवन के शाश्वत मूल्यों से। राष्ट्र निर्मित होता है राष्ट्रीय चेतना से और जीवन के शाश्वत मूल्यों से, और मौलिक बुलंदियों के साथ हमारा राष्ट्र
निर्मित होता है। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हम उन प्रश्नों को करेंगे। देखो पहला प्रश्न है इसमें, वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग आपको पता है हमेशा उपसर्ग शब्द के आगे की तरफ लगते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे की तरफ लगते हैं। जैसे पहला शब्द है निर्माण। क्या है? निर्माण। तो निर्माण का हम यदि उपसर्ग बनाएंगे, उपसर्ग लगाएंगे तो कौन सा उपसर्ग लगेगा निर्माण में? निर प्लस मान। एक सेकंड में देखती हूँ अगर आपको लिख के दिखा सकते हैं। एक मिनट, एक सेकंड। इसमें लिखा नहीं जाएगा, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो देखो निर प्लस मान, तो इसमें तो केवल 2 ही शब्द आए। अगला है निर्विरोध। क्या है? निर्विरोध। तो निर्विरोध में देखो एक तो निर आ गया, एक वी आ गया और एक रोध आ गया। 3 हो गए, निर प्लस वी प्लस रोध। तो वह शब्द जिसमें 2 उपसर्ग आए हैं, नि उपसर्ग आया है और निर उपसर्ग आया है और वी उपसर्ग आया है। कौन कौन से 2 उपसर्ग आए हैं इसमें? नि उपसर्ग और वी उपसर्ग। 2 उपसर्ग आए हैं, नि प्लस वी प्लस रोध। तो निर्विरोध में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अगला है निरीक्षक। अब आप निरीक्षक को भी देख लो, इसमें निर प्लस इक्षक, इसमें भी एक उपसर्ग आया है निर। अगला है निरकुंज, निर प्लस अंकुश, इसमें भी एक ही उपसर्ग आया है निर। तो निर्माण, निरीक्षक और निरकश में एक एक उपसर्ग आए हैं, जबकि निर्विरोध में निर और वी 2 उपसर्ग आए हैं। तो इसका सही उत्तर है निर्विरोध। निम्न से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। देखो दानव है जो एक जाति है, दानव एक जाति है, राक्षस जाति है। दानव से इसकी जो भाव आया है वो है दानवता, दानव से दानवता। तो इसका सही उत्तर दानव से दानवता, जातिवाचक है दानव और दानवता। सर्व यानी सब, सभी कोई जाति नहीं है। सर्व से सर्वस्त्र, तो सर्व कोई जाति नहीं है, जिससे कि एक भाववाचक सर्व से सर्वस्त्र सही है, पर सर्व एक जाति नहीं है। चतुर, चतुर की कोई जाति नहीं है कि इतने सारे लोग चतुर हैं तो ये जाति के लोग हैं, ये चतुर होंगे। तो चतुर भी एक जाति नहीं है। चतुर से चतुराई भाव आ रहा है, बिल्कुल सही है। गाना से गान, गाना कोई एक गाना नहीं है, गानों की बहुत कोई एक जाति नहीं होती है। तो गाना से गान ये भी यहाँ सही प्रयुक्त नहीं हो रहा है। तो दानव एक जाति और दानव से दानवता यानी जाति वाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का यहाँ सही उत्तर है दानव से दानवता। अगला प्रश्न है, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? देखो मौलिक जो मूल से बना हुआ हो, जो मूल से मिलाकर बना हुआ नहीं हो, जो खुद मूल हो, जिसमें मूल की कहीं कोई नकल नहीं हो, वह मौलिक होता है। नंबर 1, मूल से मिलाकर बनाया हुआ हो मौलिक नहीं होता है, क्योंकि मूल में कुछ जब मिला दिया तो मौलिक कहाँ से हुआ? मूल जो किसी की नकल ना हो, ये बिल्कुल सही है। जो किसी की नकल नहीं हो, जो स्वयं में मूल हो, जो स्वयं हो, वो मौलिक होता है। मूल में विश्वास करना भी मौलिक नहीं होता है और मूल की स्थापना भी मौलिक शब्द नहीं होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से आकाश का सही पर्यायवाची क्या है? देखो आकाश का सही पर्यायवाची है व्योम। क्या है? व्योम। आकाश व्योम यानी वृहद, आकाश बहुत वृहद है, तो व्योम आकाश का पर्यायवाची है। लेकिन मैं आपको इसमें बाकी सर, वासव और उत्पल के पर्यायवाची भी बताऊंगी। देखो सर का पर्यायवाची है तालाब, जलाशय, पोखर, ये जो सारे होंगे ये सर के पर्यायवाची होंगे। वासव, वासव के पर्यायवाची होंगे, वासव का मतलब होगा अड़िग रहना, बिल्कुल एक जगह अचल रहना, अड़िग रहना या अविचल होना। जैसे पर्वत होता है, पर्वत क्या है? अड़िग है, अचल है। तो पर्वत क्या होते हैं? पर्वत वासव होते हैं। कैसे? क्योंकि पर्वत अपनी जगह पे अड़िग रहते हैं, अपनी जगह पे अचल रहते हैं। अगला है उत्पल। उत्पल किसका है? उत्पल कमल का पर्यायवाची है। उत्पल है जो कमल का पर्यायवाची है। कमल है, नीरज है, पंकज है, जलज है, सरोज है, ये सब कमल के पर्यायवाची है और उत्पल कमल का पर्यायवाची है। तो आपको सही पता चल गया। आकाश का पर्यायवाची व्योम है। सर का पर्यायवाची सर है जो तालाब, जलाशय, पोखर का पर्यायवाची है। वासव है जो अचल, ध्रुव, अड़िग और अविचल का पर्यायवाची है। और उत्पल है जो कमल, नीरज, पंकज, जलज, सरोज का पर्यायवाची है। अब हम पढ़ेंगे समास का प्रश्न। कौन सा प्रश्न है हमारा? अगला प्रश्न है समास से संबंधित। देखो
आस-पास शब्द में कौन सा समास है? आस-पास शब्द में कौन सा समास है? देखो, आस और पास, मैंने अभी क्या बोला? आस और पास। जब मैं इनके बीच का संयोजक शब्द और हटा दूंगी तो ये क्या हो जाएगा? आस-पास। वह शब्द जिसके बीच में से जिसके दोनों पद प्रधान हो, वह शब्द जिसके दोनों पद प्रधान हो, वह जहां से और, या, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा ये हट जाते हो बीच में से, तो वो क्या कहलाता है? वो द्वंद्व समास कहलाता है। आस और पास दोनों पद प्रधान है। माता और पिता, रात और दिन, सुबह और शाम, जब इनके बीच का और शब्द हट जाता है, सुबह शाम, रात दिन, माता पिता, तो यह द्वंद्व समास बन जाता है। यानी वह समास, वह पद जिसमें दोनों पद प्रधान हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। हमारा है अगला समास है द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। द्विगु समास वह समास होता है जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे तिराया, तिराया जहाँ 3 रास्ते निकलते हैं, खाली ती और राहा, यानी पहले पद से ही हमको, पहले वर्ण से ही हमको समझ में आ जाना चाहिए तिराहा। पंचवटी, यानी ऐसी वटी जो पंचवटी है। जैसे हमारा जयपुर में एक MI रोड पे एक चौराहा है, उसको या जो भी है उसको बोलते हैं पांच बत्ती। पांच बत्ती क्या बोलते हैं? पांच बत्ती। तो क्या मतलब है पांच बत्ती का? इसका मतलब है कि उसमें 5 बत्तियां लगी हुई है। तो पहला पद जहां संख्यावाचक आ जाता है वो द्विगु समास होता है। अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह होता है जिस समास में एक पद उपमेय होता है, यानी जिसकी तुलना की जाए। उपमेय पद वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, और एक पद उपमान होता है जिससे कि उपमेय पद की तुलना की जाए। जैसे चंद्रमुखी, क्या है? चंद्रमुखी। इसमें मुख क्या है? मुख उपमेय है, और चंद्रमा क्या है? उपमान है। तो मुख को किसकी उपमा दी गई है? चंद्रमा की उपमा दी गई है। तो चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाला, तो इसमें एक पद उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है, वो कर्मधारय समास होता है। अगला है हमारा तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास, जिसमें पहला पद विशेषण का कार्य करता है, यानी विशेषता बतलाता है, एवं दूसरा पद उसके विशेष्य पर निर्भर रहता है। पहला पद तो विशेषण बतलाता है, विशेषता बतलाता है, लेकिन दूसरा पद उसकी विशेषता पर निर्भर करता है। जैसे जल धारा, जल धारा यानी जल की धारा। धारा क्या है? कुछ नहीं। धारा के साथ यदि हम जल जोड़ देंगे तो किसकी धारा हो जाएगी? वो जल की धारा। यानी जो पिछला पद है वो पहले पद के विशेषण पे जब निर्भर करेगा तो वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो हमारे यहाँ चारों समास हो गए हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास जो हम अभी ऊपर जिसमें हमने पढ़ा है आस पास, जिसके बीच के योजक शब्द निकाल दी जाए, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। अगला देखो, अब ये गद्यांश एक आया है, इसको हम पढ़ेंगे। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। हो सकता ही नहीं, शिक्षा ही एक ऐसा शब्द है, शिक्षा 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ शब्द है जिसमें सब विषयों का समावेश है। पढ़ना लिखना भी शिक्षा के अंतर्गत आता है, सीखना भी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। मतलब स्त्रियों की जो शिक्षा है उसको पढ़ाना, यदि हम स्त्रियों को शिक्षा देना गलत समझे, अनर्थकारी समझे, यानी बहुत अनर्थ हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा यदि स्त्रियों को शिक्षा दे दी जाए, तो इसमें प्रणाली को संशोधन करना चाहिए, प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। पढ़ाई या लिखाई को दोष नहीं देना चाहिए। लड़कों की ही शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा प्रणाली का संशोधन कीजिए कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, और उन्हें किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देनी चाहिए, घर में देनी चाहिए, स्कूल में देनी चाहिए, इन सब बातों पर बहस कीजिए। यहाँ लेखक ये कहना चाह रहा है ये नहीं कि स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमें उन लड़कियों को कितना पढ़ाना है, किस तरह की शिक्षा देनी है, कहाँ पर भेजना चाहिए, इस घर में पढ़ाना चाहिए, स्कूल में भेजना चाहिए। जी में आवेश हो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह ना कीजिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है।
भाई तुम पढ़ाई लिखाई में, लेकर कहना चाहता है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई में दोष मत निकालो, पढ़ने में शिक्षा में कहीं कोई दोष नहीं है। पढ़ने लिखने में कोई दोष है वह अनर्थकर है, वह अभियान का उत्पादक है, यह ग्रह सुख का नाश करने वाला है, ऐसा कहना सोले आना मिथ्या है। यदि इस तरीके के शब्द कोई कहता है तो वह सोले आना झूठ है, यानी मिथ्या। इसमें पहला हमारा प्रश्न है, अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है। आप सबको पता है अनर्थकारी, अनर्थ का मतलब सब कुछ समाप्त कर देने वाला, यानी सब कुछ खराब कर देने वाला। तो इसका अनर्थकारी शब्द का यहाँ अभिप्राय है अनिष्ट करने वाला, यानी कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, अनिष्ट करने वाला। विपरीत अर्थ करने वाला नहीं होगा, विशिष्ट अर्थ करने वाला भी नहीं होगा, और अमौद्रिक अर्थ करने वाला भी नहीं होगा। तो अनर्थकारी का अर्थ होगा अनिष्ट करने वाला। कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। अब आप देखो, शिक्षा, शिक्षा को यदि हम बोलते हैं तो शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, ऊपर एक लाइन लिख रखी है। यदि मैं इसको ये पढ़ूं, शिक्षा प्रणाली अच्छा नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो शिक्षा क्या है यहाँ, शिक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, शिक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है अच्छी, अच्छी में ई की मात्रा आई है, ई की मात्रा तो वैसे स्त्रीलिंग शब्द में आती है, तो अच्छी क्या है, अच्छी भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। बहस, बहस को किया जाता है, बहस की जाती है ना। बहस को जाता नहीं है, बहस कभी ओ की मात्रा में नहीं आती है, बहस हमेशा ई की मात्रा में आती है। बहस करना, वाद विवाद करना, ये सब क्या है, बहस करना एक स्त्रीलिंग शब्द है। अभियान, अभियान को चलाया जाता है, अभियान को शुरू किया जाता है। अभियान हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, अभियान शब्द कभी भी स्त्रीलिंग में नहीं आता। तो यहाँ अभियान शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही विकल्प है। देखो इसमें एक वचन का बहुवचन बनाया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखो। एक गो, गो से गोए, यानी गाय, गाय से गो, गाय को हम गऊ भी बोल सकते हैं, ये गऊ है। गै में औ की मात्रा लगी हुई है, गऊ है, और इसका बहुवचन हो जाएगा गोए, बहुत सारी कोई। ग्रह यानी घर, घर का ग्रह नहीं होगा, यानी ग्रह से बहुत से घर, अनेक ग्रह हो जाएंगे लेकिन ग्रह नहीं होगा। स्कूल, बहुत सी स्कूल, यानी बहुत सी स्कूलें ही कोई शब्द नहीं होता है, स्कूलें कहीं कोई शब्द नहीं होता है। स्कूल का बहुत सी स्कूल्स होंगे, अनेक, अनेक तो खुद ही अपने आप में एक बहुवचन है। तो गो का गोए एक युग्म सही विकल्प। अगला प्रश्न है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा वाक्य में कौन सा काल है। देखो एक बोनस प्रश्न है, मैं आपको इसको समझाती हूँ। पढ़ा रहा होगा, वर्तमान काल तो है नहीं कि अभी वर्तमान में कुछ हो रहा है, भूतकाल है नहीं कि पढ़ा चुका होगा, है ना, या पढ़ा चुका है, भूतकाल है नहीं, ये है भविष्यकाल। तो भविष्यकाल में कौन सा भविष्यकाल है, सामान्य भविष्यकाल है या संभाव्य भविष्यकाल है। सामान्य भविष्यकाल ये होता है कि मैं लेख लिख चुका हूँगा, मैं कल, या मैं कल बाजार जा, इस समय बाजार जा चुका हूँगा, या कल मैं इस समय सो रहा हूँगा, है ना, हो रहा हूँगा कह रही हूँ। तो ये सामान्य भविष्यकाल नहीं है। सामान्य भविष्यकाल वो होगा जहाँ हम कोई काम को कर चुके होंगे, हमको पक्का पता है कि हम ये काम कर चुके होंगे। कल मैंने अपनी हिंदी विषय की पुस्तक का दूसरा पाठ, कल मैं अपनी हिंदी विषय की पुस्तक का दूसरा पाठ समाप्त कर चुका हूँगा, यानी कर चुका हूँगा। लेकिन यदि यहाँ ये लिख रखा है, ये है सामान्य भविष्यकाल कि मैं काम कर चुका हूँगा, लेकिन अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, जहाँ रहा शब्द आ जाता है, जहाँ संभावना आ जाती है, क्या पता हो सकता हो नहीं पढ़ा रहा हो। कल मैं इस वक्त बाजार जा रहा हूँगा, तो हो सकता हो मैं नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ ये संभावना को व्यक्त करता है। तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा संभाव्य भविष्यकाल है, क्योंकि इसमें कोई निश्चितता नहीं है। इसी तरह आप आ जाओ सामान्य भूत पर। सामान्य भूत क्या होता है, सामान्य भूत वह होता है जो मैं कल ये काम कर चुका हूँ, मैं कल बाजार जा चुका था, मैं कल स्कूल पहुंच चुका था, मैंने कल ये काम कर लिया था, ये तो होता है सामान्य भूत। लेकिन आसन्न भूत, आसन्न भूत क्या होते हैं, जो काम अभी अभी हमने समाप्त किया है वो आसन्न भूत होता है। जैसे परफेक्ट टेंस होता है ना, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट की तरह होता है आसन्न भूत। ये क्या होता है, मैं अभी अभी लेख लिख कर चुका हूँ, मैंने अभी अभी खाना खाया है, यानी खा तो चुका हूँ मैं अभी अभी खाना खा चुका हूँ, मैं बाजार जाके आ चुका हूँ। तो ये क्या होंगे, ये आसन्न भूत होंगे, यानी मैं बाजार जाया और अब घर में आ चुका हूँ।
यानी वो काम पूरा हो चुका है, तो ये होगा आसन्न भूत। तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, ये संभाव्य भविष्यते काल है। अगला प्रश्न है, प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या है? प्रणाली शब्द का सही अर्थ परंपरा भी है और पद्धति भी है। जो परंपराएं, जो प्रणाली बहुत टाइम से चली आ रही है, जो पद्धतियां बहुत टाइम से चली आ रही है, पुराने समय से, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के टाइमों में से चली आ रही है, वह प्रणाली होती है, उसे हम परंपरा या पद्धति कहते हैं। राय का मतलब होता है सलाह देना, और विधान निश्चित होते हैं। प्रणालियां बदल सकती हैं लेकिन विधान बदल नहीं सकता है, विधान निश्चित होता है, राय सलाह होती है। परंपरा और पद्धति, इसके दोनों ही उत्तर हैं प्रणाली के। वहां, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाक्य का प्रकार कौन सा है? तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है। देखो, वहां संदेहवाचक नहीं है क्योंकि इसमें कोई संदेह है ही नहीं, क्योंकि हमारे सामने प्रकृति का रूप है, हमारे सामने जो दिख रहा है वहां हम संदेह प्रकट कर ही नहीं सकते, संकेत हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमें बिल्कुल सामने दिख रहा है, कोई दूर की चीज है नहीं, तो संकेतवाचक क्यों होगा नहीं। प्रश्नवाचक है नहीं, कुछ प्रश्न इसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन विस्मादि बोधक है। वहां के साथ में देखो विस्मादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो वहां कितना सुंदर दृश्य है ये वाक्य का विस्मादि बोधक प्रकार। फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है। किस चीज की अशुद्धि है? वचन संबंधी अशुद्धि वाक्य में नहीं है। फल एक वचन है, पका होना चाहिए ये भी एक वचन है। पदक्रम संबंधी कोई अशुद्धि नहीं है, कर्ता की जगह, कर्म की जगह, क्रिया की जगह। और लिंग संबंधी भी कोई अशुद्धि नहीं है इसमें, क्योंकि फल है उसको पकी होना चाहिए जब तो हम लिंग संबंधी मानते, तो या फली को पकी होना चाहिए या पका होना चाहिए तो लिंग संबंधी अशुद्धि होती। इसमें केवल कारक संबंधी अशुद्धि है। फल खूब पका होना चाहिए, इसमें जो ये कारक लगाया है को, कर्ता ने कर्म को जो कारक लगाया है वो गलत है, यहाँ को कारक नहीं आएगा। फल खूब पका होना चाहिए, ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि। अगला प्रश्न है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से एक सही विकल्प चुनना है। मुहावरा कौन सा है इन चारों में से? पहला है, राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, ये क्या है? मुहावरे का प्रयोग है, यानी अपनी अक्ल का दुश्मन है राम, तो ये मुहावरे के प्रयोग से बना हुआ एक वाक्य है। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया, ये मुहावरे के प्रयोग से बना हुआ वाक्य नहीं है। वह अपनी माँ की आंख का चांद है, वो अपनी माँ की आंख का चांद नहीं है, वो अपनी माँ की आंख का तारा है, तो ये एक मुहावरे से प्रयोग से बना हुआ वाक्य हो सकता था। तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया, ये भी मुहावरे के प्रयोग से बना हुआ शब्द नहीं है। तेरी शरारत से मेरी नाक में दम आ गया, तो ये थोड़े से जो वाक्य पद बने हुए हैं वो सही नहीं है। तो राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, ये मुहावरे के प्रयोग से बना हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है, संयोजक शब्द से जुड़े एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? देखो, इसमें आप देखो संयोजक शब्दों से जुड़े हुए, यानी और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये संयोजक शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? और, तथा, किंतु और परंतु, ये संयोजक शब्द होते हैं। इन संयोजक शब्दों से जब कोई एक से अधिक साधारण वाक्य जुड़ जाते हैं तो वह एक संयुक्त वाक्य बन जाता है, ये है संयुक्त वाक्य। लेकिन मैं आपको यहाँ मिश्र वाक्य के बारे में भी बताऊंगी कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं। मिश्र वाक्य वे होते हैं जिनमें एक मुख्य उपवाक्य और उस मुख्य उपवाक्य के आश्रित एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, वह एक मिश्र उपवाक्य कहलाता है। मिश्र उपवाक्य क्या होता है? जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और उस मुख्य उपवाक्य पर जो आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य आपको समझ में आ ही गया। संयोजक शब्दों से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाले शब्द संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब अगला आता है आश्रित उपवाक्य। तो अभी अपन ने जो पढ़ा ना, आश्रित उपवाक्य, मिश्र उपवाक्य में जो मिश्र वाक्य में जो उपवाक्य आते हैं उनके ऊपर जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। देखो, जिस उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है, मिश्र वाक्य के ऊपर होते हैं। मिश्र वाक्य किनसे मिलकर बनते हैं? प्रधान उपवाक्यों से। और प्रधान उपवाक्य किनसे मिलकर बनते हैं? आश्रित उपवाक्यों से। तो आश्रित उपवाक्य वे होते हैं जिस उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है। समझ में आ गया आप सब? देखो, मिश्र वाक्य होते हैं जो क्या करते हैं, उनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य प्रधान उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं और प्रधान उपवाक्य होते हैं जो सारे आश्रित उपवाक्यों से मिलकर के बने होते हैं। तो अब हमसे ये तो हो गया मिश्र वाक्य, लेकिन आश्रित उपवाक्य क्या होता है? आश्रित उपवाक्य वह होता है जो प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित
रहता है। इसको हम 2 बार समझ चुके हैं आश्रित उपवाक्य को। मिश्र वाक्य में भी आश्रित उपवाक्य आ गया और आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य के ऊपर जो आश्रित होता है। अगला होता है प्रधान वाक्य। अब प्रधान वाक्य क्या होता है? जब मिश्र वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रधान वाक्य आते हैं जिनके ऊपर आश्रित उपवाक्य आश्रित रहते हैं, प्रधान वाक्य आते हैं, उन प्रधान वाक्यों को हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, इनमें से जो उपवाक्य मुख्य उद्देश्य और विधेय से बना हुआ होता है वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। समझ में आ गया आपको सबको? तो ये मिश्र वाक्य, आश्रित उपवाक्य और प्रधान वाक्य की परिभाषा दी और संयुक्त वाक्य की परिभाषा आपको ऊपर दे रखी है। अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब है, यानी जो अंधा व्यक्ति है वो अगर बटेर को पकड़ ले, बटेर बहुत तेजी से उड़ने वाला पक्षी होता है, तो अगर वो अंधे के हाथ बटेर लग जाए इसका मतलब है बिना परिश्रम के किसी अयोग्य व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति यदि हो जाती है तो वह अंधे के हाथ बटेर लगना होता है। अगला प्रश्न है हमारा, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया क्या है? देखो, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि दो विधियां होती है। संश्लेषण में हम शुरू से चलते हैं, यानी हम सबसे पहले बच्चे को वर्ण सिखाएंगे, वर्ण से शब्द बनना सिखाएंगे और शब्द से हम उसको वाक्य बनना सिखाएंगे। शुरू से और आखिर की तरफ चलते हैं। और विश्लेषण विधि, उसको हम आखिर से तोड़ना शुरू करते हैं और वापस में शुरुआत तक आती है। तो इस संश्लेषण और विश्लेषण विधि होती है जो हमारी गणित की प्रक्रिया में काम आती है। उसी को हम यदि हिंदी प्रक्रिया में काम में लेते हैं तो संश्लेषण विधि में सर्वप्रथम वर्ण आएगा, छोटे छोटे वर्ण होते हैं, वर्ण से हम शब्द बनाना सीखेंगे और शब्दों से हम वाक्य बनाना सीखेंगे। तो इसका सही उत्तर है वर्ण शब्द और वाक्य, ना कि वाक्य शब्द वर्ण। वाक्य को यदि हम शब्दों में तोड़ेंगे और शब्दों को वर्णों में तोड़ेंगे तो ये विश्लेषण विधि हो जाएगी। शब्द वर्ण और वाक्य, शब्द और वर्ण और वाक्य का कहीं कोई तालमेल नहीं है और शब्द वाक्य वर्ण का भी कहीं कोई तालमेल नहीं है। आगे वाली विधि है वर्ण शब्द वाक्य संश्लेषण विधि है और वाक्य शब्द वर्ण है जो विश्लेषण विधि है। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि। इसको देखो, गद्य शिक्षण में जो शब्दार्थ का मतलब जो कठिन शब्द आते हैं उनको स्पष्ट करने की विधि कौन सी है? तो इसके लिए अपन देखेंगे, इसके लिए पहली है प्रश्नोत्तर विधि। क्या है प्रश्नोत्तर विधि? प्रश्नोत्तर विधि है जो केवल प्रश्नों के उत्तर बताती है। यानी प्रश्नोत्तर विधि द्वारा हमने क्या पढ़ाया है हम इसको जान सकते हैं। प्रश्न पूछ करके केवल उत्तर जान सकते हैं कि हमने क्या पढ़ाया है। तो प्रश्नोत्तर विधि द्वारा हम कठिन शब्द या शब्दार्थ को स्पष्ट नहीं कर सकते। व्यास विधि के द्वारा भी हम प्रश्नों के जो कठिन शब्द है उनको हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन उद्बोधन विधि, जो ये एक्चुअल में उद्बोधन विधि है, इसमें शायद उद्बोधक विधि लिखी हुई है। ये जो उद्बोधन या उद्बोधक विधि है इसके अनुसार हम शब्दार्थों को स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इस विधि के अनुसार बालक किसी कठिन शब्द का अर्थ स्वयं न बतलाकर विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से बताता है। जैसे ऐसा करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए होगा? उद्बोधन विधि के लिए शिक्षक को कुछ द्रव्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे फूल का अर्थ समझाने के लिए या तो हम उसको प्रत्यक्ष रूप से फूल दिखाएंगे, या जैसे ताजमहल है, ताजमहल के बारे में बताने के लिए हम उसको ताजमहल का मॉडल दिखाएंगे। ताजमहल तो ला नहीं सकते लेकिन हम ताजमहल का उसको मॉडल बताएंगे। या हम किसी चीज को, किसी व्रत का अर्थ यदि हम उनको समझाना है, किसी गोले का अर्थ हमको समझाना है तो हम रेखा द्वारा बताएंगे। किसी जोकर का वर्णन करना है, यदि हमको किसी जोकर के बारे में बताना है तो भाव भंगिमा के द्वारा बताएंगे। तो गद्य शिक्षण में शब्दार्थ यानी कठिन शब्दों को स्पष्ट करने की जो विधि है वो उद्बोधक विधि होती है। अगला प्रश्न है, श्रुतिलेख में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है। देखो, श्रुतिलेख क्या होते हैं? श्रुतिलेख वो होते हैं जो सुन करके लिखे जाते हैं। इनमें सुना हुआ लेख होता है वो श्रुतिलेख होता है, जिसमें अध्यापक बोलता है और छात्र उस कथन को सुनकर अभ्यास तख्ती पर शुद्ध लिखता है। यानी शुद्ध लिखना, सुनकर के शुद्ध लिखना, इसमें सुंदर लिखावट का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन सुनकर के शुद्ध लिखना, भाषा की शुद्धता को जानना श्रुतिलेख वर्तनी शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो चिनकर लिखने से हमको एक निश्चित गति का अभ्यास हो जाता है। तो श्रुतिलेख में लेख संबंधी जो रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है वो है कबूतर। क्या है? कबूतर। कर्म रेफ संबंधी अभ्यास है, धर्म रेफ संबंधी अभ्यास है और प्रकाश भी रेफ संबंधी अभ्यास है। क्योंकि कर्म
कर्म में मैं के ऊपर मात्रा आई है रेफ की, धर्म में मैं के ऊपर रेफ की मात्रा आई है, और प्रकाश में पै में रेफ की मात्रा आई है रे, यानी नीचे आकर लिखा है, जबकि कबूतर में बड़े ऊ की मात्रा आई है। ये सारी रेफ संबंधी यानी तीनों रे है जो कर्म, धर्म और प्रकाश में आए हैं। तो शुक्ललेख में रेफ संबंधी अभ्यास कबूतर में नहीं है, कर्म में, धर्म में और प्रकाश में है। तो मित्रों मेरे को लग रहा है कि आपको सब समझ में आया होगा। आप इसको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली आस्क देम इन कमेंट्स। धन्यवाद, और इसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से बाल मनोविज्ञान के बारे में जो अगला पेपर है 2017 का, उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।